नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आप जानते हैं चल रही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड जून 2025 में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर इसके पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी के सिलसिले में आज मॉड्यूल डी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है RAROC, रैरोक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, रैरोक एंड प्रॉफिट प्लानिंग। किस तरीके से RAROC को निकाला जाता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। RAROC ROE और ROA से क्यों बेटर है, ये सब के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसके पहले के नंबर ऑफ टॉपिक्स आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। प्रतिदिन 8:30 बजे इसी चैनल पर जहां पर आप इस समय हैं, यहां पर ये क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं रिलेटेड टू BFM। और BFM जानते हो इस बार का एग्जाम जो जून 2025 का पूछा गया था काफ़ी टफ था। तो अगेन ध्यान रखिएगा, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज डिज़ाइन करी गई है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जानेंगे क्या होता है प्रॉफिट प्लानिंग, क्या होता है RAROC, बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रॉफिट प्लानिंग की बात करते हैं। यहां पर प्रॉफिट प्लानिंग का मीनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके बाद प्रॉफिट प्लानिंग नाम से ही आप जान लीजिएगा लाभ की योजना, ठीक है, यानी कि कैसे अपना लाभ बढ़ाया जा सके, बैंक प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। तो ये बैंक की एक स्ट्रेटजी है जो बैंक डिजाइन करता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बनाई गई एक स्ट्रेटजी है। वाइल इंश्योरिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस को इंश्योर करते हुए, कंप्लायंस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंश्योर करते हुए, विद रिस्क मैनेजमेंट। ये बात याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क अगर बढ़ गया तो जानते हैं फिर लॉस हो जाएगा। फिर प्रॉफिट प्लानिंग में जो सोच रहे हो ना मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, वो नहीं हो पाएगी। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, ये भी भाई कंप्लायंस का ही है। कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि मिनिमम पूंजी पर्याप्तता, जो आप जानते ही हो बेसल 3 की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। आपको मिनिमम CET1, ठीक है, AT1 ये सब फॉलो करना पड़ेगा। Tier 2 कैपिटल फॉलो करना पड़ेगा। कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। काउंटर साइक्लिकल बफर है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। इन सब को फॉलो करते हुए, ठीक है, सब कुछ करते हुए ऐसी स्ट्रेटजी डिजाइन करना जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके, यही मीनिंग है प्रॉफिट प्लानिंग का। देन इट इन्वॉल्व्स बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब मॉड्यूल डी की बात कर रहे हैं। मॉड्यूल डी में हम बात करते हैं ऑल अबाउट बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो बैलेंस शीट में ही हम एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो एसेट और लायबिलिटीज को अगर बेटर मैनेज कर लोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो दैट्स वाई ये पार्ट है बैलेंस शीट मैनेजमेंट का। एसेट साइड्स क्या क्या आता है, ऑब्वियसली बैंक के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं, जो निवेश आपने कर रखा है, जो एडवांसेस आपने दिए हैं, वो सब एसेट्स कहलाता है। और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, डिपॉजिट्स आती हैं, जो आपने उधार बोरोइंग्स ली है वो आती है, ठीक है। ये सब चीजें कहां पर आती हैं, लायबिलिटी साइड में आती हैं। देन सोर्सेज ऑफ बैंक इनकम, एक बैंक की आय के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ बैंक इनकम। तो बैंक्स प्राइमरली अर्न इनकम फ्रॉम दीज एरियाज, कहां कहां से। तो पहला है इंटरेस्ट इनकम, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ब्याज से जो बैंक की कमाई होती है वो मुख्य कमाई कही जाती है, नेट इंटरेस्ट इनकम NII, ठीक है। यहां पर डिपॉजिटर्स को ब्याज देना है और जिनको लोन दिया है, जहां इन्वेस्ट किया है, उनसे ब्याज मिलना है। बीच का डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई, बिल्कुल, ठीक है। तो गेन कहां से आता है, लेंडिंग टू रिटेल, कॉर्पोरेट, SME सेक्टर, इन्वेस्टमेंट किया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में। फिर आता है फी बेस्ड इनकम, कुछ काम करने के लिए बैंक शुल्क लेता है, फीस लेता है। क्या काम करने के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी इशू करने के लिए, रिमिटेंस पैसा भेजने के लिए, सर्विस चार्जेस हैं या एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे आप बैंक में DD बनवाने जाते हो ना, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, तो DD के लिए बैंक क्या लेता है, आपसे कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। फिर बात आती है ट्रेजरी और ट्रेडिंग इनकम, बैंक के पास जो फंड्स हैं, ट्रेजरी उसको मैनेज करती है फंड्स को, और ट्रेजरी ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट में पैसे को लगाना, वहां से भी आता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट फ्रॉम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स ऑपरेशंस, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, और डेरिवेटिव्स जहां पर फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप की बात करते हैं, इन सब में। देन मेजर बैंक एक्सपेंसेस, कहां कहां बैंक पैसा खर्च करता है। तो सबसे ज्यादा तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं भाई, डिपॉजिटर्स और बोरोइंग्स। जो डिपॉजिटर्स हैं आपके, उनको आपको ब्याज देना है, जहां से आपने उधार पैसा लिया है उनको चुकाना है। स्टाफ एक्सपेंसेस, तो भाई जितने लोग बैंक में काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी है, ठीक है। जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए पेंशन्स है, बेनिफिट्स हैं, ट्रेनिंग वगैरह पे जो पैसा खर्च करता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चलाने के लिए बैंक को क्या चाहिए, रेंट है,
ठीक है, जहां जहां बैंक ब्रांचेस ले रखी हैं किराए पर, उनका किराया है। टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रखी है आपने, टेक्नोलॉजी के लिए देना है। कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये सब खर्चे हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमाइज द फर्स्ट 3। अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको चाहिए तो क्या करना है, मैक्सिमाइज द फर्स्ट 3 का मतलब है, ठीक है, यहां जो आप देख रहे हो ना, इन तीनों को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है। यानी कि आप इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाइए, आप फी बेस्ड इनकम को बढ़ाइए, आप ट्रेजरी या ट्रेडिंग इनकम को बढ़ाइए, और मिनिमाइज करना है इन सब को। ठीक है, मिनिमाइज अगेन इनकम, मिनिमाइज द लास्ट 3 यानी कि एक्सपेंसेस, ये इंटरेस्ट इनकम, स्टाफ एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो खर्चों को कम कर लीजिए। सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो ये बात याद रखिएगा, इनकम को बढ़ा लीजिए, एक्सपेंडिचर को कम कर लीजिए, ध्यान दे करके अपने आप क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही सिंपल सी बात बताई गई आपको। देन रोल ऑफ रिस्क इन प्रॉफिट प्लानिंग। जब आप प्रॉफिट प्लानिंग करते हो उसमें रिस्क यानी कि जोखिम का क्या महत्व है, भाई बहुत महत्व है जोखिम का। जोखिम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकता है, इसलिए रिस्क को पहले मैनेज करते हुए चलो। समझ गए मेरी बात। तो हायर लेंडिंग यील्ड्स ऑफन कम विद हायर रिस्क का मतलब यह है भाई, बैंक को एक तरफ तो पैसा देना है। अब एफडी में अगर मान लो बैंक आपको दे रहा है 7% ब्याज, तो बैंक 7% से ज्यादा कमाएगा तभी तो आपको 7% दे पाएगा। तो ज्यादा कमाने के लिए जब भी आप हायर रिटर्न्स की बात करोगे, हायर रिस्क अपने आप एसोसिएट हो जाता है। जैसे मैं ज्यादा कमाई की बात करूं तो मैं कहां पैसा लगाना चाहूंगा, शेयर मार्केट में, जहां एक एक दिन में 10% का भी गेन मिल सकता है, 20% का, 50% का। समझ गए मेरी बात। कुछ भी हो सकता है बाजार में, कई बार एक दिन में बाजार क्रैश हो जाती है, डाउनफॉल में आ जाती है, 50% तक का लॉस हो जाता है लोगों को, एक दिन में ही अप कर जाती है। समझ गए मेरी बात कि नहीं। तो ये सब सिचुएशंस चलती रहती हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, तो हायर प्रॉफिट भी है, हायर लॉस भी है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा इन सबको मैनेज करना है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है लेकिन लो यील्ड है, तो यहां रिस्क वेट 0 रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लेंडिंग यानी कि किसी कंपनी को उधार दिया है तो हायर यील्ड है लेकिन हायर रिस्क वेट है, क्योंकि कॉर्पोरेट से पैसा मिले ना मिले। बैंक्स मस्ट ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो मिक्स, यानी कि बैलेंस रखना है यील्ड और रिस्क कैपिटल में। बैंक को ऐसी जगह कमाई में, समझिएगा इसका मतलब ये हुआ, देखो बैंक क्या करता है, ऐसी कमाई या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट या ऐसी जगह पैसा देना जहां पर आपको रिस्क ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस आपको उसके लिए एक रिस्क कैपिटल को मैनेज करना है। तो एक तो मैं हायर रिस्क लूं, उसमें पैसा हमारा गया, दूसरी बात उसके लिए एक रिस्क कैपिटल हम बना करके रखें, मेंटेन करके रखें, तो वो पैसा भी तो हमारा फंसा। तो दैट्स वाई बैंक को ये क्या करना होता है, बैलेंस बनाना होता है यील्ड और रिस्क कैपिटल के बीच में। ये नहीं बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब एनपीए का इंपैक्ट क्या होता है प्रॉफिट प्लानिंग पर। एनपीए क्या होते हैं, नामी एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बैंक के द्वारा दिए गए ऐसे लोन जिस पर बैंक को किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, 90 डेज ओवरड्यू हो चुके हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में क्लासिफाई किया जा चुका है उनको, तो एनपीएस बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो लोन्स वेयर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवरड्यू है, एनपीए हर्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को इन 2 वेज। पहला तो एनपीए से बैंक को क्या होता है, लॉस ऑफ इनकम। एनपीए है तो पैसा आना बंद हो गया है। दूसरा, जैसे जैसे एनपीए का समय बढ़ेगा रिस्क कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 तरीके से लॉस हुआ ना बैंक को, एक तो अपना दिया गया पैसा वापस नहीं आया, दूसरा अब उसके लिए रिस्क कैपिटल को मैनेज करो। तो 2 तरीके से ये एनपीए जो है प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है। तो लॉस ऑफ इनकम, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये दोनों बातें हैं। तो एनपीए रिड्यूस करते हैं यील्ड को और इंक्रीज करते हैं कैपिटल की नीड को, तो डबल नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं एनपीए प्रॉफिटेबिलिटी पर। अब क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी कि किसी बैंक में जो लाभ है उसको निर्धारित करने वाले कारक। तो भाई इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स डिपेंड ऑन 6 वेरिएबल। तो फी बेस्ड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, यही अभी पढ़ा था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, स्टाफ एक्सपेंडिचर, अदर। तो मैक्सिमाइज आपको करना है, इन 3 को बढ़ाना है, इन 3 को क्या करना है, कम करना है, दैट्स इट। ठीक है। देन अब इकोनॉमिक कैपिटल इन प्रॉफिट प्लानिंग, इकोनॉमिक कैपिटल की बात हो रही है। इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक पूंजी। अब इकोनॉमिक कैपिटल में हम एक्सपेक्टेड लॉस की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब है प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू कवर नॉर्मल लॉसेस, जो आपको इन जनरली लॉस हो सकती हैं
उनके लिए जो प्रोविजन के लिए कैपिटल चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड नाम से ही आप समझ रहे होगे ना, एक्सपेक्टेशन है जिसकी आपके दिमाग में, आपने सोचा है उसके बारे में। दूसरा है अनएक्सपेक्टेड लॉस, ये कवर्ड करती है इकोनॉमिक कैपिटल। ये कौन कवर करता है? इकोनॉमिक कैपिटल, जिसके बारे में सोचा ही नहीं है। रिस्क कैपिटल क्या होती है? इकोनॉमिक कैपिटल प्लस कैपिटल नीडेड टू एब्जॉर्ब रिस्क, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल। तो याद रखिएगा, रिस्क कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल के बराबर होती है। इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो ये तीन प्रकार के रिस्क होते हैं ना, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, जिनके बारे में बेसल ने बताया है। तो इन तीन को रिस्क को मैनेज करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, इन तीन रिस्क के लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, उसी को इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो एक्टिविटीज रिक्वायरिंग मोर रिस्क कैपिटल मस्ट जनरेट हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो मोर रिस्क कैपिटल, जितनी रिस्क कैपिटल है वो हायर रिस्क को जनरेट करने का काम करती है। एक्टिविटीज रिक्वायरिंग मोर रिस्क कैपिटल, जो एक्टिविटीज हमें रिक्वायर्ड है, काम क्या करेंगे? मोर रिस्क कैपिटल मस्ट जनरेट हायर रिटर्न्स। देन अब रेरोक एंड प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है RAROC? RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग। तो बेसिकली RAROC क्या है? फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। देखो, एक होता है ROE, एक होता है ROA, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर अच्छा होता है, और रिटर्न ऑन एसेट्स। लेकिन इन दोनों में रिस्क को इग्नोर किया जाता है, इसलिए सबसे बेटर जो अगेन मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी का वो है RAROC, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस मेजर टूल है जो एसेस करते हैं बैंक्स रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस लाइंस, ठीक है, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स। डेवलप किसके द्वारा किया गया था? बैंकर्स ट्रस्ट के द्वारा डेवलप किया था लेट 1970s में। हेल्प्स करता है कंपेयरिंग डिफरेंट बिजनेस या प्रोडक्ट्स ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस रादर देन जस्ट एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस हैं, उनमें रिस्क को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है उसको दिखाता है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। RAROC की जरूरत क्या है, नीड क्या है इसकी? तो नीड क्या है समझ लीजिएगा, ट्रेडिशनल प्रॉफिट मेजर्स यानी कि ROA ROE ये रिस्क को इग्नोर करते हैं। तो RAROC की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये रिस्क को एडजस्ट करते हुए चलता है, यानी कि रियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक को एसेस करने का मौका देता है। तो टू बिजनेस यूनिट्स विद सेम प्रॉफिट्स मे हैव डिफरेंट रिस्क प्रोसीजर, रिस्क एक्सपोजर। इसका मतलब यह है दो ऐसे बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं जिनका प्रॉफिट तो सेम है लेकिन रिस्क एक्सपोजर अलग अलग है। हो सकता है उसने शेयर से उतना पैसा कमा लिया हो, शेयर से पैसा कमाया तो हायर रिस्क होगा उसका। आपने हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो बना करके उतना ही प्रॉफिट कमा लिया हो, लेकिन आपके पास रिस्क एक्सपोजर अलग होगा। तो जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉफिट पर रिस्क एक्सपोजर भी सेम हो यहां पर, ठीक है। तो अगेन RAROC इंश्योर करता है कैपिटल एलोकेशन टू प्रॉफिटेबल एंड रिस्की बिजनेसेस, कि कैपिटल एलोकेट करना है प्रॉफिटेबल और लेस रिस्की बिजनेस में। अलाइनमेंट रहना है बेसल नॉर्म्स के साथ में, चाहे वो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हो, चाहे वो रिस्क बेस्ड सुपरविजन हो। देन प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन, ये सब ध्यान में रखा जाता है। RAROC इन सब को इंश्योर करता है। अब अगेन एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों, रीलोडेड CAIIB का बैच लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडीज ये सब कुछ आपको मिलेगा 2499 में। तो अगेन ये बैच स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में 9 सितंबर से। आप लोग जा करके इसको ज्वाइन करिए फटाफट। आपको उसके लिए क्या करना है, pw.live पे जाइएगा, वहां पर गवर्नमेंट सेक्शन के कॉलम में जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको दिख जाएगा JAIIB CAIIB। अभी लास्ट में मैं खुद आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बैच है, आप सभी लोग इससे जुड़िए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब RAROC का फॉर्मूला आपको यहां पर बताता हूं, देख लीजिएगा RAROC का क्या फॉर्मूला होता है।
रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसमें हम नेट इनकम की बात करते हैं माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, और नीचे इकोनॉमिक कैपिटल एलोकेटेड की बात करते हैं। तो नेट इनकम कैसे निकल करके आएगी, रेवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और एक्सपेक्टेड लॉस में हम क्या बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीडी की इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट एलजीडी, फिर है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट ईएडी, यानी कि अगेन याद रखिएगा यहां पर पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी से निकाला जाता है। और इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अनएक्सपेक्टेड लॉस, जो किसके थ्रू निकल करके आती है, वैल्यू एट रिस्क है, स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल है, इनके थ्रू इसको निकाला जाता है। चलिए अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। आरएआरओसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू की तरफ होती है, फी इनकम ट्रेडिंग इनकम बताया ही है, एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट फंडिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड लॉस यानी कि जो आपने प्रोविजन कर रखा है क्रेडिट रिस्क के लिए, कैपिटल चार्जेस जो आपने कैपिटल चार्ज करी हुई है, इकोनॉमिक कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैपिटल एज पर रिस्क वेट, जितना जिस एसेट को रिस्क वेट दिया गया हो उतनी जो कैपिटल आपने होल्ड कर रखी है, उतनी जो कॉस्ट आपने होल्ड कर रखी है, उसी को हम यहां पर लेते हैं। देन आरएआरओसी वर्सेस ट्रेडिशनल रेशियोज की बात करें तो मैंने आपको बताया है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑफ एसेट्स, ये रिस्क को इग्नोर करते हैं, ये एडजस्ट करता है। ये अकाउंटिंग कैपिटल है, अगेन कैपिटल की यूजेस की बात करें तो ये वो कैपिटल की बात करते हैं जो अकाउंटिंग यानी कि गणना में आती है, ये इकोनॉमिक कैपिटल की बात करता है, ठीक है, जो गणना के अलावा भी कैपिटल है। डिसीजन मेकिंग यहां पर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर होती है, यहां पर रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर होती है, तो ये बेटर है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। देन डिसीजन रूल इन आरएआरओसी, कब डिसीजन लेंगे यानी कि आरएआरओसी में निर्णय कब लिए जाएंगे, तो आरएआरओसी अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तब उस बिजनेस को एक्सेप्ट करना है, वो वैल्यू क्रिएट करेगा, और अगर आरएआरओसी कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो बिजनेस को रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये वैल्यू को डिस्ट्रक्ट करने का काम करेगा, खत्म करने का। अब मेथोडोलॉजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले नेट इनकम निकालेंगे, नेट इनकम का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। फिर दूसरे में कैलकुलेट करेंगे कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, ये कैसे आएगी, डिराइव्ड फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, मेजर्ड किसके द्वारा, वीएआर, वैल्यू एट रिस्क, स्ट्रेस टेस्ट, क्रेडिट रिस्क मॉडल्स, इनसे निकल करके आएगी। ऑफन गिवन डायरेक्टली इन एग्जाम क्वेश्चंस एज रिस्क वेटेड एसेट्स इंटू 8%, ज्यादातर एग्जाम में क्या दी होती है, डायरेक्टली दी होती है, सीधे सीधे दिया होता है रिस्क वेट एसेट्स इंटू 8%। तो 8% आप जो जानते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लेते हैं, तो ज्यादातर यही दिया होता है। और तीसरा है सीधे कंप्यूट कर लीजिएगा, तो नेट इनकम अपॉन इकोनॉमिक कैपिटल इस तरीके से निकल आएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां पर एक बैंक उधार देता है 100 करोड़ रुपए एक AA रेटेड कस्टमर को 10% पर, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1% ऑफ द लोन, देन पीडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2%, एलजीडी लॉस गिवन डिफॉल्ट 50%, रिस्क वेट है यहां पर 50%, कैपिटल एडिक्वेसी है 8%, फाइंड करना है आरएआरओसी। चलिए निकाल लेते हैं, क्या क्या डेटा दे रखा है आपके सामने, सारा डेटा दे रखा है। लोन एक्सपोजर है 100 करोड़ का, इंटरेस्ट रेट है 10%, ऑपरेटिंग कॉस्ट है लोन का 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2%, लॉस गिवन डिफॉल्ट 50%, रिस्क वेट 50% और कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि CRAR 8%। तो स्टेप 1 रेवेन्यू निकालेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू में किसकी बात करेंगे, लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट, तो 100 का 10% यानी कि मिलेगा कितना, 10 करोड़। इसका मतलब, सबका मतलब मैंने बहुत अच्छे से नीचे लिख दिया है, इसका मतलब है कि बैंक को इस लोन पर सालाना 10 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। 100 करोड़ का लोन है, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10 करोड़ मिलेगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, लोन अमाउंट इंटू ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 100 का 1%, 100 करोड़ का 1% है ना, तो अगेन 1 करोड़ किसमें लगेगा, मैनेज करने में, इस लोन को मैनेज करने में, स्टाफ, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन आदि का खर्च है। तीसरा यहां पर आता है एक्सपेक्टेड लॉस पीडी एलजीडी इंटू एईडी, ठीक है, जहां पर पीडी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 2%, यानी कि 100 में से 2 बोरोवर डिफॉल्ट करेंगे। पीडी का मतलब क्या है, अगर 2% है इसका मतलब 100 में से 2% लोग जो होंगे वो डिफॉल्ट करेंगे, 100 में से 2 बोरोवर। एलजीडी लॉस गिवन डिफॉल्ट है 50%, इसका मतलब है जब पैसा एलजीडी में जितना भी पैसा होगा वो लोग डिफॉल्ट करेंगे तो आधा पैसा रिकवर नहीं होगा। 50% का, अगर ये 40% होता तो इसका मतलब 40% रिकवर नहीं होगा।
और ईएडी का मतलब है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, जो है 100 करोड़। एक्सपोजर 100 करोड़ दिया गया है, पूरी लोन राशि एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी कि पूरा 100 करोड़ रुपए डूब सकता है। ठीक है, तो एलजीडी पता चल गया, ईएडी पता चल गया, पीडी पता चल गया। अब क्या करना है, निकाल देना है ईएल एक्सपेक्टेड लॉस, पीडी एलजीडी ईएडी इक्वल्स टू पीडी। ठीक है, तो अगेन ये यहां पर निकाल लीजिएगा, 2% इंटू 50% इंटू 100, ये 2% है तो इसको हम 0.02 लिखेंगे, क्योंकि 2/100 कर लीजिएगा, ये निकल करके आ जाएगा 0.02। 50% तो 50/100 कर लीजिएगा, क्योंकि 100% है ना, ये निकल करके आ जाएगा 0.5, 1 करोड़ निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब है बैंक को इस लोन पर औसतन 1 करोड़ का लोन पहले से एज्यूम करना चाहिए। इस 1 करोड़ का मतलब है बैंक को पहले से इस 100 करोड़ के लोन पर सोच लेना चाहिए कि 1 करोड़ का औसतन लॉस हमें होना चाहिए। नेट इनकम निकालने के लिए अगेन रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, तो 10 करोड़ था रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1 करोड़ और एक्सपेक्टेड लॉस है 1 करोड़, मान के चलना चाहिए, तो 8 करोड़। तो रिस्क एडजस्टेड नेट इनकम कितनी निकल करके आई, ऑपरेटिंग खर्च एक्सपेक्टेड लॉस घटाने के बाद बैंक के पास 8 करोड़ रुपए बचे हैं, 8 करोड़ रुपए। अब इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, एक्सपोजर इंटू रिस्क वेट इंटू CRAR, तो एक्सपोजर है 100 करोड़, रिस्क वेट है 50%, CRAR है 8%, यानी कि 4 करोड़। सीधे सीधे निकाल लीजिएगा, 8% का मतलब है 0.08, ध्यान रखिएगा, 50% का मतलब है 0.5। ठीक है, इसका मतलब है कि इस लोन को सपोर्ट करने के लिए 4 करोड़ कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा। 4 करोड़ की कैपिटल तो आपकी होल्ड हो गई और रेवेन्यू आपको मिल रहा है 8 करोड़ का, तो यस यानी कि 200% है। इसका मतलब है लोन से मिलने वाला जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो बैंक के लगाए गए कैपिटल का 200% है। तो ये तो अच्छी बात है, आपको मैंने डिसीजन बताया था। RAROC कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम कॉस्ट यहां पर मान लेते हैं 12% जो अज्यूम करी गई है, तो RAROC है 200%, तो 200% कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। इसका मतलब ये लोन जो है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये है RAROC को निकालने की पूरी पद्धति। कहीं पर कोई डाउट अगर आपको आया हो या कोई वैल्यू समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम पर हमसे आप जुड़िए, जहां पर CAIIB से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आप इस कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।